As you know that we are reading chapter number 9 of business studies financial management. Financial management मतलब मैनेज करना फाइनेंस को, यानी कि फाइनेंस को किस प्रकार से बिजनेस मैनेज करते हैं, ओके हम पढ़ चुके थे बेटा। 3 टाइप्स डिसीजन पढ़ रहे थे, ठीक है ना। फाइनेंशियल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। तो अब पढ़ रहे हैं हम डिविडेंड डिसीजंस। डिविडेंड डिसीजन हम मीनिंग जान चुके थे, तो आगे देखते हैं क्या है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन इज इक्वल टू वेदर टू डिस्ट्रीब्यूट अर्निंग टू शेयर होल्डर्स डिविडेंड और रिटर्न अर्निंग टू फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। समझ रहे बेटा। डिविडेंड डिसीजन में यह भी डिसीजन लेना पड़ता है कि जो अर्निंग हुई है, जो अर्निंग है, जो कमाई है, उसको शेयर होल्डर को बांटे कि नहीं बांटे डिविडेंड के रूप में। समझ में आ रहा है, प्रॉफिट के रूप में, कि जो शेयर होल्डर हैं उनको अर्निंग को, उस कमाई को बांटे या रिटेन रखें, उस कमाई को हम रखें लंबे समय तक हमारे बिजनेस को चलाने के लिए, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कमाने के लिए हम उस कमाई को रखें या शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में बांट दें। अभी तो बेटा इंपॉर्टेंट डिसीजन है डिविडेंड डिसीजन से रिलेटेड, ओके। तो मस्ट बी डन कीपिंग इन माइंड, तो माइंड में ध्यान रखते हुए द फर्म्स ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वैल्यू। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि फर्म के जो सारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो शेयर होल्डर की संपत्ति को बढ़ाने के होते हैं, शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाने के होते हैं। तो इस बात को माइंड में रखते हुए हमें डिसीजन लेना चाहिए। अंडरस्टैंड बेटा, ओके। तो हम पढ़ चुके डिविडेंड डिसीजन, ओके। अब पढ़ेंगे बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, क्या फैक्टर्स हैं जो डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। मतलब कि सर डिविडेंड डिसीजन कितना देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कम देना चाहिए, दूसरे ईयर में देना चाहिए, ठीक है, या रिटर्न रखना चाहिए। तो क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट करेंगे डिविडेंड डिसीजन को। समझते हैं ना यार, मुझे तो वो चीज़ अफेक्ट करती है, मतलब प्रभावित करती है। तो यहाँ भी देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करेंगे डिविडेंड डिसीजन को। फर्स्ट अर्निंग बेटा, कमाई डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करेगी ना। यदि ज़्यादा कमाई होगी, ठीक है, मैक्सिमाइज द अर्निंग तो मैक्सिमाइज द डिविडेंड, ओके। तो बेटा अर्निंग होगी जो अर्निंग देखेंगे। कंपनीज हैविंग हाई एंड स्टेबल अर्निंग could declare high rate of dividends as dividends are paid out the current and past earning। तो अर्निंग होती है जो कंपनी है हाई और स्टेबल अर्निंग क्या होती है, कंपनीज हैविंग हाई एंड स्टेबल अर्निंग डिक्लेयर करती है डिविडेंड की रेट्स को पे आउट ऑफ द करंट एंड पास्ट अर्निंग, ठीक है। तो बेटा यदि किसी टाइम कंपनी के पास यदि ऊंची अर्निंग है, यानी बहुत ज़्यादा कमाई है और स्टेबल है, और वह अर्निंग ऐसी है कि वो ड्यूरेबल है, यानी कि वो हर साल होती है, तो क्या होता है कि रेट ऑफ डिविडेंड डिसीजन भी हाई होगी। बेटा डिविडेंड की जो रेट होगी वो भी हाई होगी, वो भी ज़्यादा होगी, और डिविडेंड्स पेड करते जाएगा करंट डिसीजन भी और पास्ट डिसीजन भी, ठीक है। तो पास्ट और करंट दोनों डिविडेंड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते जाते हैं यदि किसी कंपनी का हाई अर्निंग होता है। अंडरस्टैंड। तो पढ़ा ना बेटा डिविडेंड पे फ़र्क, कि डिविडेंड भी ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा अर्निंग होगी। तो अंडरस्टैंड। नेक्स्ट रीड स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स। डिविडेंड का स्टेबिलिटी यानी कि डिविडेंड्स की ड्यूरेबिलिटी, स्थिरता। कंपनी 1 साल बांट दिया, 3 साल नहीं बांटा, 1 महीना सैलरी दे दिया, 6 महीने नहीं दिया, ऐसा होता है ना, बहुत सी फर्म में भी होता है, स्कूल कॉलेजों में। तो यहाँ पर देखो ऐसा ही है। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स, कंपनी जनरली फॉलो द पॉलिसी ऑफ स्टेबल डिविडेंड। कंपनी को एक जनरल पॉलिसी फॉलो करना चाहिए डिविडेंड स्टेबल की, यानी कि स्थिर होना चाहिए डिविडेंड। द डिविडेंड पर शेयर इज नॉट अल्टर्ड, यानी कि डिविडेंड है जो पर शेयर अल्टर्ड नहीं होना चाहिए, चेंज इन कैश अर्निंग चेंज बाय स्मॉल प्रोपोर्शन और इंक्रीज इन अर्निंग इज टेम्परेरी इन नेचर। समझ में आ रहा है। जो डिविडेंड होते हैं पर शेयर अल्टर्ड नहीं होंगे वो, ठीक है। कैसे चेंज होंगे सर, अर्निंग के हिसाब से, ठीक है, अर्निंग के हिसाब से होगा। बाय स्मॉल और इंक्रीज अर्निंग टेम्परेरी इन नेचर, ठीक है। तो बेटा स्मॉल अर्निंग होती है, थोड़ी बहुत कमाई बढ़ती है तो उससे हम डिविडेंड बढ़ा दें, ये तो होता नहीं, ठीक है। ये तो थोड़ा बहुत चेंज तो होता है, यदि ज़्यादा अर्निंग होती है तभी हम चेंज कर सकते हैं। पर शेयर के हिसाब से हम इसको चेंज नहीं कर सकते। कहने का मतलब है टोटल कमाई जब हमारी ज़्यादा होती है तभी हम इसको चेंज कर सकते हैं, या कम होती है तो कम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे थर्ड फैक्टर क्या है जो अफेक्ट करेगा डिविडेंड डिसीजन को। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, यानी कि वृद्धि दर। ग्रोथ मतलब वृद्धि, प्रोस्पेक्टस मतलब
जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्या ग्रोथ। In case there are growth prospects for the company in the near future, then it will be retained earning and thus no less dividend will be declared. ग्रोथ प्रोस्पेक्ट मतलब ग्रोथ की आशा है, वृद्धि की आशा है कंपनी में। तो कंपनी में यदि ग्रोथ की आशा है नियर फ्यूचर में, तो क्या होगा बेटा, इसकी अर्निंग को रिटेन रखेगी। नो और लेस डिविडेंड विल बी डिक्लेयर्ड, कम और ना डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है ना। यदि कंपनी को लगता है कि यार हम नियर फ्यूचर में वृद्धि कर सकते हैं, तो डिविडेंड को नहीं बांटेगी, उस पैसे को लगा देगी वो, ठीक है, कंपनी के बिजनेस में लगा देगी उसको। ठीक है बेटा, हम फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ रहे हैं डिविडेंड डिसीजन को। फोर्थ देखिए कैश फ्लो पोजीशन। भाई कैश फ्लो पोजीशन भी देखनी पड़ती है। Dividends involve an outflow of cash and thus availability of adequate cash is for most requirement for declaration of dividend। बड़ा डिविडेंड को डिक्लेयर करने से पहले कैश की रिक्वायरमेंट को भी देखना पड़ता है कि यार डिविडेंड्स कितना शामिल करता है कैश आउटफ्लो को, यानी कि कितना कैश जाएगा यदि हम डिविडेंड देते हैं, और आगे हमारे पास कितना एडिक्वेट कैश बचेगा नहीं बचेगा डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए या बिजनेस चलाने के लिए, ठीक है। तो कैश फ्लो को भी देखा जाता है, कितना आउटफ्लो हो जाएगा डिविडेंड देने से, तो कितना कैश हमारे पास बचेगा बिजनेस को रन करने के लिए, ओके। प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स, बट आप जानते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, दो शेयर होल्डर्स विच हैव टू प्रायोरिटीज। फर्स्ट टू रिसीव डिविडेंड first and to receive capital first in the time of winding up of the company। तो देखेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स while deciding about dividend the preference of the shareholders is also taken into account। जब बेटा डिसाइडिंग करते हैं डिविडेंड के बारे में, तो शेयर होल्डर का जो प्रेफरेंस है उसको ध्यान में रखा जाता है। भाई शेयर होल्डर का प्रेफरेंस है, उनको तो फिक्स रेट से डिविडेंड देना, आपको जानता है बेटा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं जो तो फिक्स रेट से डिविडेंड प्राप्त करते हैं। तो इनके शेयर होल्डर से डिजायर फॉर डिविडेंड देन कंपनी में गो फॉर डिक्लेयरिंग द सेम। इनकेस तो शेयर होल्डर के डिज़ायर में क्या होता है, डिविडेंड के लिए कंपनी को इससे हम डिक्लेयर करना पड़ता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो वो है उसको भी ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना पड़ता है। भाई डिविडेंड डिसीजन लेना पड़ता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना जाएगा, उसके बाद कितना प्रॉफिट बचेगा, इक्विटी शेयर होल्डर के पास कितना बचेगा, ओके, और कितना हम बिजनेस में रखेंगे बिजनेस को रन करने के लिए। टैक्सेशन पॉलिसी, एक कंपनी रिक्वायर्ड होता है टैक्स पे करना डिविडेंड जो डिक्लेयर होते हैं, जो डिविडेंड उसके द्वारा डिक्लेयर होता है। सर आप कह रहे हो सर डिविडेंड पे टैक्स, यस बेटा, जो अर्निंग होती है, जो प्रॉफिट होता है उसमें से तो डिविडेंड दिया जाता है, ठीक है। तो जो प्रॉफिट जो अर्निंग होती है उस पर टैक्स लगता ही है, तो डिविडेंड पे भी टैक्स लगेगा क्योंकि डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ द अर्निंग या प्रॉफिट। तो टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, कंपनी को आवश्यकता होती है टैक्स पे करने की डिविडेंड जो डिक्लेयर किया जाता है कंपनी के द्वारा। यदि टैक्स ऑन डिविडेंड इज हायर, ज़्यादा है, तो कंपनी विल प्रेफर टू पे लेस बाई वे ऑफ द डिविडेंड्स बाई तो कंपनी विल प्रेफर टू पे लेस बाय वे ऑफ द डिविडेंड्स वेयर इफ टैक्स रेट्स आर लोअर देन तो मोर डिविडेंड्स कैन बी डिक्लेयर बाय द कंपनी। समझ में आ रहा बेटा, क्या कंपनी बहुत चतुर होती है, अकाउंटेंट होता है उसके पास ये होता है। तो क्या होता है, टैक्सेशन पॉलिसी यदि हाई होता है और कंपनी के पास अच्छा डिविडेंड है, बहुत ज़्यादा डिविडेंड है देने के लिए शेयर होल्डर को, तो डिविडेंड कम देती है क्योंकि ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। मतलब 10 लाख दिया तो 10% से उसको कितना देना पड़ेगा, 1 लाख देना पड़ेगा। तो क्या करेगी, हाई टैक्स चल रहा, हाई टैक्स रेट चल रही है, तो डिविडेंड कम देगी, मतलब 10 लाख की जगह 6 लाख 5 लाख दे देगी ताकि उसको कम टैक्स देना पड़े। और इन द अपोजिट यदि इसके यदि अपोजिट बात करें तो हम डिविडेंड यदि बेटा जो टैक्स पॉलिसी जो वो कम है, टैक्स रेट कम है, तो डिविडेंड्स ज़्यादा डिक्लेयर किया जाता है कंपनी के द्वारा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम डिविडेंड डिक्लेयर कर दें, उस पर कम टैक्स देना पड़े, हमारी जो अर्निंग है वो डिविडेंड के रूप में चली जाए और गवर्नमेंट के पास कम टैक्स जाए। समझ में आ रहा है, ओके। नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा इशू ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर इशू करना, बोनस शेयर्स वो होते हैं जो बेटा दिए जाते हैं अपने की एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इशू ऑफ बोनस शेयर्स देखेंगे हम। कंपनीज विद लार्ज रिजर्वेज में आल्सो डिस्ट्रीब्यूट बोनस शेयर्स टू इंक्रीज देयर कैपिटल बेसेज इट्स सिग्निफाइज ग्रोथ। इशू ऑफ बोनस शेयर्स, कंपनी विद लार्ज रिजर्वेज आगे देखिए कंपनी को आवश्यकता होती है पे करने के टैक्स डिविडेंड जो डिक्लेयर होते हैं इसके द्वारा। सॉरी, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम 7 पॉइंट इशू ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर इशू करना, कंपनी के पास लार्ज रिजर्व होता है, कंपनी के पास लार्ज रिजर्व होता है, ले जान दिया और सुन ला
कंपनी के पास लार्ज रिजर्व्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोनस शेयर्स टू इंक्रीज देयर कैपिटल बेस एज इट सिग्निफाइज ग्रोथ ऑफ द कंपनी एंड एनहांस इट्स रेपुटेशन आल्सो। तो बोनस शेयर इशू करने के लिए कंपनी के पास बहुत सारे चीज़ें होती हैं, जैसे कि वो क्या करेगी, अपने रेपुटेशन को बनाने के लिए वो बोनस शेयर इशू करेगी, ठीक है, जब ताकि उसकी इंक्रीज कैपिटल बढ़ जाए, ताकि उसकी कैपिटल बढ़ जाए, ठीक है, कंपनी का ग्रोथ बढ़ जाए और कंपनी का नाम हो। नेक्स्ट एट लीगल कंस्ट्रेंट्स। लीगल कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? अंडर प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट ऑल अर्निंग कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूट एंड द कंपनी हैज़ टू प्रोवाइड फॉर वेरियस रिजर्वेज। दिस लिमिट्स द कैपेसिटी ऑफ द कंपनी टू डिक्लेयर डिविडेंड। लीगल कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? कंपनी प्रोविजन एक्ट में सारी जो अर्निंग होती है ना वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो लीगल कंस्ट्रेंट है ना, बाधाएं, कानूनी बाधाएं। कंस्ट्रेंट मतलब बाधाएं, लिमिटेशंस हैं कि भाई कंपनी ऐसा कर लेगी यार, सारी अर्निंग को डिविडेंड के रूप में बांट देगी, गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। ओके, तो क्या करेंगे बेटा, सारी अर्निंग को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती डिविडेंड के रूप में। बट द कंपनी हैज़ टू प्रोवाइड फॉर वेरियस रिजर्वेज। कंपनी को बेटा बहुत सारे रिजर्व मेंटेन करने पड़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व और भी रिजर्व होते हैं। दिस लिमिट्स द कैपेसिटी ऑफ द कंपनी टू डिक्लेयर डिविडेंड। यह लिमिट्स कंपनी की कैपेसिटी पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो बेटा फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जो डिविडेंड डिसीजन को, ये ऐड थे, बिल्कुल सिंपल है, अच्छे समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। आप ये नोट भी करेंगे पूरा का पूरा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से नोट करेंगे, दोबारा मैं आपको नोट्स नहीं बनवाऊंगा, ठीक है ना। फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग देखेंगे क्या होती है। बड़ा फाइनेंस के लिए प्लानिंग करना, सीधा सा फाइनेंस क्या होता है, मनी। ओके, तो इट इन्वॉल्व प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करना। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वित्तीय ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करना। भाई फाइनेंशियल क्या होगा हमारी प्लानिंग, उसके लिए पहले से ही चलना, ठीक है, पहले से प्लान करना। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट। बेटा एक प्रक्रिया होगी कि कितना फंड चाहिए हमें, बिजनेस में कितने फंड की रिक्वायरमेंट है। डिटरमाइन करेंगे पॉसिबल सोर्स कितने फ्रॉम विच कैन बी रेज्ड, या क्या पॉसिबल सोर्सेज हैं, क्या संभावित स्रोत हैं जहाँ से हम पैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में आता है सारा ब्लूप्रिंट हम प्रिपेयर करेंगे, फिर कितना कंपनी को फंड चाहिए, कितना पॉसिबल सोर्स होना चाहिए ताकि हम उठा सकें जिसको। नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा हम ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के। फाइनेंशियल प्लानिंग तो हम पढ़ लिए, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का ब्लूप्रिंट, फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करना। ये एक प्रोसेस होती है कितना हमें फंड चाहिए बिजनेस के लिए, और पॉसिबल सोर्स डिटरमाइन करेंगे जहाँ से हम फंड उठा सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव देखेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स whenever they are required of includes estimation of the fund। तो क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग का? पहला है फंड की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करना, ठीक है, और इसकी आवश्यकता होती है एस्टिमेशन करना फंड की। फंड का एस्टिमेशन कहाँ से, फॉर डिफरेंट पर्पस, लॉन्ग टर्म असेस्ड वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए, ठीक है। ये तो ये सारी चीज़ें इंश्योर्स करेगी कंपनी की, भाई कितना फंड्स हमें चाहिए, कितने हमें कैपिटल के रूप में चाहिए, कितना असेस्ट के रूप में चाहिए, कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो ये इंश्योर करेगा। फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव ये होते हैं बेटा, ठीक है। फाइनेंस से रिलेटेड है यार, कैसे बिजनेस चलेगा उसके लिए फंड चाहिए, कितना वर्किंग कैपिटल, कितना लॉन्ग टर्म असेस्ट होना चाहिए। स्टेटमेंट करते हैं टाइम एट विच दीज फंड्स नीड टू बी मेड अवेलेबल। एस्टिमेट करते हैं कि भाई कितना टाइम हो जिस पे कि फंड्स को चाहिए, यानी कि किस टाइम पे कितना फंड्स चाहिए हमें। तो ये भी बेटा क्या होती है हमारी एक ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का। ना खाई स्पेसिफाई सोर्स ऑफ द दीज फंड्स, और बेटा स्पेसिफाई करेंगे इन फंड्स को, सोर्स को, कि भाई ये फंड्स कहाँ से आएंगे, बिजनेस को चलाने के लिए फंड्स कहाँ से आएंगे, ये भी स्पेसिफाई करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ रहे हैं हम। फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या कुछ भी नहीं है यार, सुनिश्चित करना कि भाई फंड कहाँ से आएगा, कितना चाहिए, कितना असेस्ट होना चाहिए, कितना हमारा वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, कितना हमें किसी टाइम पे कितना फंड चाहिए, या कहाँ से आएगा फंड, क्या सोर्स होंगे। टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्स अनसेसरीली, और ये भी देखना होगा कि फर्म बिना मतलब के रिसोर्स से पैसा नहीं उठाए, अननेसेसरी, आवश्यकता नहीं बिल्कुल फंड उठा रही है, खामे खा कर्जा कर रही है कंपनी के ऊपर। शॉर्टेज ऑफ द फंड्स, फंड की शॉर्टेज इज इक्वल टू लोअर देन फर्म कैन नॉट मीट इट्स पेमेंट और ऑब्लिगेशन। यदि बेटा फर्म यदि फंड की शॉर्टेज है या फंड बराबर है इसके लाइबिलिटीज से, तो फर्म इसके पेमेंट ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करेगी। सरप्लस फंड्स
बराबर है या कम है, तो डू नॉट अर्न रिटर्न्स बट एड्स टू कोर्ट्स, तो बेटा रिटर्न अर्न नहीं करेगी, एड कॉस्ट कर देगी, ठीक है। सरप्लस फंड ये होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है, सुनिश्चित करना कि भाई एडिक्वेट फंड है हमारे पास किसी टाइम में, वही ये जो ऑब्जेक्ट पढ़ा था। यह देखना कि फर्म फंड नहीं उठाएगी बिना मतलब, ये भी बेटा उसमें था ऑब्जेक्टिव में, सिंपल है देख लो। ये प्रोवाइड करेगी पॉलिसी और प्रोसीजर, बेटा क्या नीतियाँ हैं, क्या प्रक्रिया है, साउंड एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, फाइनेंशियल फंक्शन को अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए क्या प्रोसीजर क्या पॉलिसी है, यह भी सिंपल है, पॉलिसी एंड प्रोसीजर होना चाहिए, सिंपल है। इट रिजल्ट्स इन प्रिपरेशन ऑफ द प्लान्स फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए प्लान तैयार करेगा। न्यू प्रोजेक्ट्स कैन बी अंडरटेकन स्मूथली, आराम से न्यू प्रोजेक्ट भी लेगा। इट अटेम्प्ट्स टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन द इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ द फंड्स, एडिक्वेट लिक्विडिटी इज एंश्योर्ड थ्रू द ईयर। समझ में आ रहा बेटा, ये अटेम्प्ट करेगा ये अचीव करने का कि बैलेंस बनाए रखे इनफ्लो के बारे में, यानी कितना पैसा आ रहा है, एंड आउटफ्लो कितना पैसा जा रहा है, कितना फंड आ रहा है, कितना जा रहा है। एडिक्वेट लिक्विडिटी बनाए रखेगी पूरे साल, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि भाई हमने बहुत ज़्यादा पैसा आउटफ्लो कर दिया, इनफ्लो आ ही नहीं रहा, कंपनी गई घाटे में, ना सैलरी दिया ना किसी को कुछ दिया, ओके। 6, इट सर्वेज एज द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, और ये सर्वे करेगा कि भाई फाइनेंशियल कंट्रोल का आधार क्या है। द मैनेजमेंट अटेम्प्ट टू इंश्योर यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स इन ट्यून विद द फाइनेंशियल प्लान्स, द मैनेजमेंट अटेम्प्ट करेगा, द मैनेजमेंट अटेम्प्ट्स टू इंश्योर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, मैनेजमेंट यह कोशिश करेगा, सुनिश्चित करेगा कि फंड का यूटिलाइजेशन कहाँ पर हो, फाइनेंशियल प्लान्स के अकॉर्डिंग हो। तो समझ गए बेटा, फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस बिल्कुल सिंपल है। कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बेटा, कैपिटल स्ट्रक्चर आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप अकाउंट्स के बच्चे हैं। कैपिटल का संरचना क्या होती है, किस कैपिटल होना चाहिए, द बेसिस ऑफ द ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे क्या होती है, फंड इज इक्वल टू लोअर देन ओनर्स फंड प्लस बोरोड फंड, ठीक है। तो फंड क्या होते हैं बेटा, ओनर का फंड और बोरोड फंड, खुद का फंड, समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है बेटा। ओनरशिप का बेसिस पे क्या होता है कैपिटल, फंड, फंड बराबर मतलब ओनर का फंड यानी खुद इक्विटी शेयर होल्डर का फंड, यानी कि जो इन्वेस्टर है उनका फंड, और बोरोड फंड उधारा फंड कितना है, टोटल फंड यही तो होता है यार, हमारे पास पैसा उधार लिया हुआ पैसा, ये तो टोटल हो गया फंड। ओनर्स फंड क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये होता है बेटा ओनर फंड, ओनर का पैसा, इक्विटी शेयर होल्डर ओरिजिनल ओनर होते हैं कंपनी को पता है। ओनर्स फंड क्या हो गए, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस रिटेन्ड अर्निंग बराबर इक्विटी, समझ गए। ओके, इसे इक्विटी बोलते हैं या ओनर्स फंड भी बोलते हैं, आगे समझेंगे आप, आपको पता भी है, अकाउंट्स पढ़ चुके हैं आप। बोरोड फंड्स इज इक्वल टू क्या होता है, लोन, बोरोड फंड में क्या क्या आता है बेटा, लोन ले लिया, और डिबेंचर इशू कर दे, बदले में पैसा ले लिया, ये भी तो एक लोन है, तो लोन प्लस डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, हमने पब्लिक का पैसा ले लिया, जमा कर ली, बाद में देंगे 2-4 साल 6 साल के लिए डिपॉजिट कर लिए, ठीक है, समझ गए। और डेब्ट, बोरोड फंड को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, डेब्ट भी बोल सकते हैं, उधार, ऋण, तो ऋण में क्या गया, लोन, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, ये सारी चीज़ें समझने वाली होगी बेटा, आकर अकाउंट्स में बहुत काम आने वाली है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड, कैपिटल स्ट्रक्चर होता है बेटा लॉन्ग टर्म जो सोर्स होते हैं फंड के उनका मिक्सचर, ठीक है। लॉन्ग टर्म सोर्स होना चाहिए फंड का, ऐसा नहीं शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म क्या होता है, मोर देन 12 मंथ्स, ठीक है। ऐसा कैपिटल जो मोर देन 12 मंथ से ज़्यादा के लिए हमें पैसा देता है, तो मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड्स को कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म सोर्स हो चाहे कैसा भी हो, इसलिए मिक्स लिखा हुआ है। रेफरेंस टू द प्रोपोर्शन ऑफ द डेब्ट एंड इक्विटी यूज्ड फॉर द फाइनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, कॉस्ट एंड रिस्क, डेब्ट वर्सेस इक्विटी, ये चीज़ें होती हैं बेटा, कॉस्ट कितना कितना रिस्क है, अपना पैसा कितना, डेब्ट मतलब उधार पैसा कितना, इक्विटी कितना, तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो उधार का पैसा होता है उसकी कीमत क्या, उसकी कॉस्ट लागत कितने में पड़े, लोअर देन द कॉस्ट ऑफ द इक्विटी, यानी कि जो बेटा हमने उधार में पैसा लिया, डेब्ट मतलब उधार होता है, ऋण होता है, उधार की कॉस्ट यानी कि जो उधार लिया पैसा लिया हमने, उधार पैसे लेने में हमने कितना कॉस्ट लगी, हमें कितना खर्चा हुआ, वो कितना, वो कम होना चाहिए, इक्विटी ऑफ कॉस्ट, यानी कि इक्विटी की कॉस्ट से कम होना चाहिए, वो खुद के पैसे कॉस्ट कम होना चाहिए, बट डेब्ट इज ए मोर रिस्की देन इक्विटी, लेकिन डेब्ट बेटा ज़्यादा रिस्की होता है इक्विटी से, तो आपको पता ही भाई उधार होती है किसी की वो ज़्यादा रिस्की होती है, यदि प्रॉफिट नहीं हो, कंपनी लॉस में हो गया तो कहाँ से किसी को उधार देंगे, तो इक्विटी तो ये होता है कि भाई एक साल उसको डिविडेंड मत दो, नेक्स्ट ईयर डिविडेंड दे देना प्रॉफिट कमा के, ओके, तो लेकिन उसको तो इंटरेस्ट कहाँ से देंगे हम डेब्ट को,
तो कॉस्ट ऑफ डेबिट इज़, दो जो डेबिट की कॉस्ट है वो कम होती है इक्विटी की कॉस्ट से, लेकिन डेबिट में रिस्क ज़्यादा होती है। कॉस्ट कम है डेबिट की, और डेबिट को हम कम कॉस्ट पर ले सकते हैं, लेकिन इक्विटी की कॉस्ट ज़्यादा होती है, लेकिन ये ज़्यादा रिस्की है। ओके, आगे देखते हैं कॉस्ट ऑफ डेबिट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज लैंडर्स रिस्क ओनर्स रिस्क। डेबिट की जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटीज एज लैंडर्स रिस्क होती है, ओनर्स की रिस्क होती है बेटा। जो डेबिट की कॉस्ट होती है कौन जिम्मेदार होता है? ओनर। ओनर की रिस्क होती है, ओनर को लेना पड़ती है रिस्क। लेंडर यानी कि उधार पैसे देने वाले, लेंडर अर्न एन अश्योर्ड इंटरेस्ट एंड प्रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। लेंडर्स होते हैं जो उधार पैसे देने वाले होते हैं, वो तो बेटा फिक्स इंटरेस्ट प्राप्त करेंगे और पेमेंट करेंगे कैपिटल का। तो इंटरेस्ट ऑन डेब्ट इज अ टैक्स। इंटरेस्ट होता है जो ब्याज होता है जो डेब्ट पे, एक टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस है, अगर टैक्स इसमें करता है। सो ब्रिंग्स डाउन द टैक्स लायबिलिटी फॉर अ बिजनेस वेयर डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। समझ में आ रहा? इंटरेस्ट होता है जो बेटा टैक्स डिडक्टिबल है, यानी कि इस पर टैक्स नहीं देना पड़ता, कंपनी को फ़ायदा हो जाता है। टैक्स डिडक्टिबल एक्सेस, तो इसीलिए टैक्स लायबिलिटी को कम करता है बिजनेस के लिए। जबकि डिविडेंड होता है बेटा वो पेड किया जाता है प्रॉफिट में से, टैक्स के बाद प्रॉफिट पर टैक्स लग गया, फिर डिविडेंड पेड किया जाता है। समझ में आ रहा है? यानी कि जो डिविडेंड होता है वो टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस नहीं है, जबकि इंटरेस्ट पे कोई टैक्स नहीं लगता, इसलिए टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है जी। इसलिए कंपनी ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है इंटरेस्ट पे लोन लेने का, यानी कि डेब्ट लेने का, उधार लेने का। अंडरस्टैंड? तो टुडे वी आर डन ऑलमोस्ट चैप्टर 9। ओके, थैंक यू बेटा, अच्छे से रीड करेंगे इसको। क्या करेंगे आप? नोट करेंगे इसको, सभी क्लास को अच्छे से देखें। थैंक यू बेटा, मैं टेस्ट लूँगा फिर 1-2 दिन में।